नमस्ते नमस्ते। लोक शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे। माननीय शर्मिला दीदी। हरिओम। हमारे प्रांत से कुल अपेक्षित प्रधानाचार्य बहने 17, आचार्य बहने 13, पूर्णकालिक 11, कुल 30, उपस्थित 28। 2 प्रधानाचार्य बहने अस्वस्थ रहने के कारण नहीं जुड़ पाई हैं। वर्तमान परिवेश में बालिका शिक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष कार्य तो हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि बालिकाएं हमसे प्रत्यक्ष जुड़ी हुई नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने बालिकाओं का एक अलग ग्रुप बनाकर उनसे निरंतर वार्ता करने की एक योजना बनाई है और कर रहे हैं। इसमें माताओं का भी प्रबोधन हम लोग बीच बीच में करते हैं। माँ बेटी का संबंध कैसे अच्छा हो और माँ से बेटी क्या सीखे और बेटियों के साथ माँ कैसे जुड़े, इस परिप्रेक्ष्य में हमने कई बैठकें आयोजित की हैं और कई बार हमने वार्ता की है। साथ ही घर में अभी बहनें रह रही हैं, घर के कामकाज के प्रति भी उन्हें प्रेरित करने का कार्य हो रहा है। कई बहनें ऐसी थी जो अभी तक चाय भी नहीं बना रही थी, लेकिन प्रेरित करने के पश्चात यह परिवर्तन हुआ है। जो माताएं बताती हैं वो भोजन बनाने के लिए उत्साहित रहती हैं और नए नए व्यंजन बनाती भी हैं, परिवार के लोगों को खिलाने में आनंद की अनुभूति करती हैं। साथ ही इस परिस्थिति में घर के बेकार वस्तुओं से कुछ सजावट की वस्तुएं तैयार करना, और यह समय हमारा कैसा बीत रहा है, कुछ दुखद कुछ सुखद, ऐसे अनुभव को एकत्र करके एक प्रोजेक्ट तैयार करना, ऐसा कार्य हम लोगों ने बहनों को दिया है, जो विद्यालय खुलने के पश्चात वे जमा करेंगी और हम लोग इसे देख पाएंगे। साथ ही कुछ बहनों ने अपनी माँ के साथ मिलकर मास्क तैयार किया है और अगल बगल वितरित करने का भी कार्य किया है। अभी विद्या भारती की ओर से दवा वितरण का कार्य हम लोगों को दिया गया, तो इसमें बहनें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हैं और वितरण करने में भी उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। कुछ बहनें विद्यालय तक आकर ले गई हैं, यह कार्य हुआ है। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा पेटी हम घर में कैसे तैयार रखें, अचानक किसी की तबीयत खराब होती है तो हम क्या करें, इस संबंध में हम प्रयास करते हैं कि बहनों को प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें। कभी कभी योग की कुछ कक्षाएं ली गई हैं हमारी दीदियों के द्वारा ऑनलाइन ही, यह भी अच्छा रहा। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, बहनों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने हेतु प्रेरित किया गया। ये सभी कार्य अभी हम लोगों ने किया है और आगे विद्यालय खुलने के पश्चात हम लोग बालिका शिविर कर प्रत्येक विद्यालय में एक दिवसीय बालिका शिविर करने की योजना बनाए हैं। अभी इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद शर्मिला दीदी। अब मैं प्रांत की बालिका शिक्षा वृत्ति की दृष्टि से लोक शिक्षा समिति से बहन गीता मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। गीता मिश्रा जी। विद्या विकास से हैं गीता मिश्रा। विद्या विकास समिति से गीता जी। नमस्कार। इस अपने प्रांत से विभाग प्रमुख, सह प्रमुख दीदी जी लोग और महिला प्रधानाचार्य, प्रांतीय बालिका शिक्षा प्रमुख, सह प्रमुख और पूर्णकालिक को मिला के 29 की सहभागिता होनी थी, जिसमें 28 की हो पाई है। एक दीदी जी किसी कार्यवश बाहर है, इसलिए वो नहीं जुड़ पाए। अपने इस कोरोना काल के विषम परिस्थिति में भी इस विभाग में बहुत सारा कार्यक्रम हुआ है। इस समिति में पूर्व छात्र सम्मेलन हुआ है, पूर्व छात्राओं के साथ एक बैठक हुई और उन लोगों ने एक वीडियो बनाकर कोरोना पर रोकथाम के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाकर उन्होंने भेजा। सभी विद्यालयों में आरती थाल वगैरह प्रतियोगिता भी हुआ ऑनलाइन। बहुत सुंदर बहनों ने सब्जियों से दृश्य बनाया, सीनरी वगैरह बनाया। घर में जो उपलब्ध सब्जियां हैं उससे बहुत ही खूबसूरत तरीकों से उन्होंने बनाया।
विभिन्न तरह के मास्क बना के अपने अगल बगल में वितरण भी की हैं और घरेलू कार्य में बहनों का सहयोग बढ़ गया है। बागवानी, स्वच्छता, पेंटिंग, आहार विहार संबंधी जानकारी भी उन्हें ऑनलाइन ही दिया जा रहा है और उसका लाभ भी मिल रहा है। माताओं का प्रबोधन हुआ जिससे ये पता चला कि बहनें घर में भी रह के उनके साथ कुछ कुछ कामों में हाथ बटाते हुए इस 1 साल के अंदर बहुत कुछ बनाना सीख चुकी हैं। इस बीच में हम लोग का बैठक हुआ था माननीय रेखा चूड़ा समाजी के साथ। उनके मार्गदर्शन जो प्राप्त हुए थे उसके बाद 16 परिषदों का गठन लगभग प्रत्येक विद्यालय में किया गया। इस साल की योजना है, अपने प्रांत में तय है 5 जून से 15 जून तक प्रतियोगिताएं करानी है। इससे दृष्टिकोण से क्षेत्रीय संगीत का कार्यक्रम तय हुआ है। बहनें उसका वीडियो बना के भेजेंगी और अपने परिवार में मनाए जाने वाले पर्व त्योहार पर निबंध है और कौन सा पर्व उन्हें सबसे अच्छा लगता है, क्यों लगता है, इसके बारे में वो अपना लेख या वीडियो बना के भेजेंगी। भारतीय संस्कार और संस्कृति से परिचय कराना, जैसे आभूषण क्यों, हॉर्न का वैज्ञानिक कारण, ये सारे चीजों पर उनका कथन आएगा, ये वीडियो के द्वारा किया जाएगा। समाज प्रबोधन, बालिकीय शिक्षा विभाग प्रमुख एवं सह प्रमुख के साथ आभासी बैठक करके और भी कार्यक्रम तय किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद गीता जी। अब भारतीय शिक्षा समिति से प्रांत बालिका शिक्षा संयोजिका श्रीमती सुनीता दीदी, प्रधानाचार्य बेलन बाजार श्रीमती सुनीता दीदी। लगता है ऑडियो अनम्यूट नहीं है। सुनीता दीदी ऑडियो अनम्यूट कर लें। सुनीता जी आप अपना अनम्यूट कीजिए ऑडियो। हाँ, हो चुका है। मेरी आवाज वहां तक जा रही है ना? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। जी जी। तो हमारे जो दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति दक्षिण बिहार के हमारे विभाग प्रमुख, सारे 7 विभाग के विभाग प्रमुख है यहाँ उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त 7 विभाग की हमारी बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं और वे लगभग उनकी संख्या, अनुमानित संख्या 28 थी, किंतु लगभग 20 यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो बालिका शिक्षा संबंधी जो कार्य हम लोग इस सत्र में करने वाले हैं उसकी योजना बनी हुई है, और किंतु अभी पूरी तरह से वह कार्य योजना लागू नहीं हुआ है। अब हम लोग इसको लागू करने जा रहे हैं और लागू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं ऐसे, हम लोग जो अपनी बहनें को पूर्व सत्र में बहुत सारे कार्य हुए थे। यह दक्षिण बिहार में बहुत सारे कार्य किए गए थे जिसमें रीति रिवाज से संबंधित, संस्कार से संबंधित बहुत सारे कार्य संपादित बहनों के द्वारा हुआ था। बहुत सारे वीडियो बनाए गए थे जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक मिलती है, और बहनों को प्रेरित किया गया था कि बहनें अपने घर के कार्यों में सहयोग करें, और सहयोग भी करती थी, वीडियो भी भेजी थी। उसका एल्बम भी बनाने के लिए कहा गया था प्रत्येक विभाग में, वह भी लगभग प्रत्येक विभाग का एक एल्बम तैयार किया गया है बहनों के द्वारा। तो बहुत सारे कार्य हमारे हुए थे पूर्व सत्र में। इस सत्र में भी बहुत सारे कार्य करने की योजनाएं हमारी हैं, और चूंकि हम लोग अभी तो सारा कार्य हमारा ऑनलाइन ही संपादित हो रहा है, तो योजना बनी हुई है और एक क्रम से कार्य संपादित होगा।
धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता दीदी। अब मैं एक बार क्षेत्र स्तर की जो 21-22 का मैंने कल्पना की थी कि क्या क्या करेंगे, जो चिंतन किया था, मैंने तीनों प्रांत प्रमुख को भी भेजा था। उसमें क्षेत्र स्तर पर बालिका शिक्षा परिषद की बैठक करना था। तो क्षेत्र स्तर पर हम लोग अप्रैल के लास्ट माह में बैठक करने वाले थे, तो इसी क्रम में ये क्षेत्र की बैठक हुई है। फिर क्षेत्र के सभी विद्यालयों में बालिका परिषद का गठन करना। तो अभी तो तुरंत सेशन स्टार्ट हुआ और चूंकि लॉकडाउन हो गया और हम लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, तो ये काम जब ऑफलाइन होगा, विद्यालय प्रारंभ होने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि तीनों प्रांत में बालिका परिषद का गठन निश्चित रूप से सभी विद्यालयों में होगा। फिर 1 दिवसीय बालिका शिविर क्षेत्रीय स्तर पर निर्णय मैंने किया था कि सभी विद्यालयों में 1 दिवसीय बालिका शिविर या कन्या भारती शिविर इस तरह से रखा जाएगा, और ये कार्य होने भी वाले थे। मैंने तो अपने विद्यालय में तय भी कर लिया था, लेकिन ये डेट और सब कुछ तय मैंने कर लिया था, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, तो उस कारण से यह कार्यक्रम स्थगित हो गया है अभी। फिर सभी विद्यालय में क्षेत्र स्तर पर हमारे जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालय की बहनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका चेकअप और महिला चिकित्सक के द्वारा मार्गदर्शन हो, यह निर्णय 21-22 के कार्यक्रम में था। फिर साहसिक कार्य अगर कोई बहनें की हैं कोरोना काल में, चाहे वो महिला मातृ भारती की सदस्य हो, चाहे हमारी बेटियां हो, तो उनका सम्मान का एक कार्यक्रम निश्चित रूप से तीनों प्रांत में करना। फिर आज क्षेत्रीय बालिका शिक्षा बैठक में उपस्थित माननीय सुश्री रेखा चुरासमा जी, भाई मुकेश नंदन जी, भाई ख्याली राम सिंह जी, भाई राम अवतार जी, बहन कीर्ति रश्मि, भाई गोपेश घोष जी, भाई प्रकाश चंद्र जायसवाल जी, भाई नकुल शर्मा जी, बहन शर्मिला जी, बहन गीता मिश्रा जी एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण, आयोजक, आप सभी का अभिनंदन है। इस कोरोना में जब चारों तरफ मानव मन विचलित हो रहा है और समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां दिख रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है, ऐसे में बालिका शिक्षा बैठक का आयोजन करना एक सकारात्मक पहल है। आप सबों का आभार। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होती है। एक पंख से उड़ान भरना संभव नहीं है। बिल्कुल सही। आधी आबादी किसी भी देश की महिला होती है। अगर 50% महिला देश के उत्थान में, देश के निर्माण में अपना सहयोग देने योग्य ही ना हो, तो किसी भी देश का निर्माण, पूर्ण निर्माण असंभव है। इसलिए अति आवश्यक है कि हमारी आधी आबादी को साथ में लेकर पूरा समाज चले, तभी हम अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जो हमारा पहले का भारत था, विश्व गुरु, उसकी कल्पना, उसका स्वरूप फिर से हम लोग साकार होते हुए देख सकते हैं। हमारे भारत में स्त्रियों का जो गौरव रहा है, बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। हमारे यहाँ बेटियों के जन्म पर उत्सव, उनका उपनयन संस्कार, वर चुनने का अधिकार, उन्हें परिवार में और बाहर निर्णय लेने का अधिकार था। कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माना जाता था, अब भी नहीं माना जाता है। साथ ही उन्हें वो सब अधिकार प्राप्त थे, शस्त्र, शास्त्र, सभी की शिक्षा वो प्राप्त कर सकती थी। जो पुरुषों को प्राप्त है वो महिलाओं को भी प्राप्त था। उन कारणों में मैं नहीं जाऊंगी कि किन कारणों से ये गिरावट आई है महिलाओं की स्थिति में। क्यों हम आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्यों नारी उत्थान की बात करते हैं, इसके कारण में मैं जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। पर चिंतन करने का विषय है कि आज की बेटियां, आज की महिला
कहाँ खड़ी हैं। भारत में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार है, किंतु हमारे घर की महिलाओं को अपने पुरुषों के हिसाब से अपनी सोच बनानी पड़ती है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अगर हम अपनी सोच पुरुषों के हिसाब से, घर के पुरुषों के हिसाब से नहीं बनाते हैं तो हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा। घर में हम तिरस्कृत किए जाएंगे। मजबूरन उन्हें समझौता करना पड़ता है अपनी जिंदगी से। हाँ, तालमेल होना चाहिए पर समझौता नहीं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में कई प्रकार की समस्या आज भी विद्यमान है। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, एसिड अटैक, बलात्कार, छेड़खानी जैसी कई कुरीतियां, महिला उत्पीड़न की घटनाएं प्रत्येक दिन हो रही हैं। कानून भी बने हैं, किंतु कानून से इस समस्या का समाधान असंभव है। कानून से निदान हो सकता है, लेकिन जड़ से इसका मिटना असंभव है। और ये मातृशक्ति कर सकती हैं, क्योंकि मातृशक्ति जन्मदात्री होती है, माता होती है। वो चाहे तो जन्म काल से ही, बाल काल से ही अपने बच्चों को नारी मर्यादा और नारीत्व गुण के साथ पालन पोषण करें। वो संस्कार दें जो हमारे भारत का रहा है। तो हमारे बच्चे जो ये मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं, उसमें बाल काल में ही सुधार हो जाएगा और वो बड़े होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। महिला शिक्षा अति आवश्यक है। एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किंतु एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जिस घर में, जिस परिवार में एक शिक्षित महिला आ जाती है, उस घर का पूरा वातावरण ही बदल जाता है और वह घर तरक्की और आगे और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए महिला शिक्षा अति आवश्यक है। दुख की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ अधिकांशतः क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ संसाधन के अभाव में हमारी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। कुछ बच्चियां तो बाल काल में ही मजदूरी करने को विवश होती हैं, घरेलू कामकाज में उलझ के रह जाती हैं। कुछ बच्चियां अगर पढ़ती भी हैं तो मैट्रिक के बाद संसाधन के अभाव में उनका पढ़ाई छूट जाता है। किंतु हाँ, अभी परिवर्तन हुआ है। साइकिल योजना के कारण बहुत सारे बच्चों के पास मैं देखती हूँ कि साइकिल है और वो बगल के किसी भी छोटे मोटे शहर में साइकिल के द्वारा जाकर IAA, BA, MA तक की भी कुछ बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं। किंतु तकनीकी शिक्षा के अभाव में वो आज भी स्वावलंबित नहीं हो पा रही हैं। साक्षर हैं। एक अध्ययन के अनुसार 65.38%, शायद इसे अभी थोड़ा बढ़ा है, ये पहले का डाटा है, महिलाएं साक्षर हैं, किंतु 40.8% महिलाएं तकनीकी शिक्षा के अभाव में बेरोजगार हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महिला शिक्षा में जो रुकावटें आ रही हैं वो समाज में फैली भ्रांतियां हैं, जिसे हम और आप मिलकर दूर कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में गिरावट है, इसका हम समाधान निकाल सकते हैं। आज कई सरकारी योजनाएं हैं और हमारा जो पूर्वाग्रह है कि बेटियों को बाहर नहीं जाने देना है। अरे बेटियों को अगर हम खुले हवा में नहीं छोड़ेंगे तो वो कैसे पनपेगी, कैसे खिलेगी, कैसे फलेगी, कैसे फूलेगी। उसे भी खुले हवा में सांस लेने दो ताकि वो भी प्रफुल्लित हो जाए। इस सोच के साथ हमें महिला शिक्षा को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए जागृति की भी आवश्यकता है। महिला शिक्षा और महिला स्वावलंबन ये दो रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बेटियों को आगे तक ले जा सकते हैं, उन्हें सशक्त कर सकते हैं। स्वावलंबन, मैं अभी तुरंत बताई हूँ कि अभी मेरे यहाँ स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाएं बहुत ही पीछे है। महिलाओं में बहुत हुनर है, वो दिन भर काम करती हैं, लेकिन अपने हुनर को वो बाजार तक कैसे ले जाए इसकी समझ उन्हें नहीं है। हम स्कूल में हैं, स्कूल में यदि बच्चों को उस समय ही हम इस बात का ज्ञान दें कि आप अपने हुनर के माध्यम से भी अपने आप को स्वावलंबित कर सकती हैं, तो शायद वो जब वो
उनको अवसर मिलेगा तो अपने हुनर के माध्यम से आगे जा सकती हैं। वो टोकरी बनाती हैं, वो चटाई बनाती हैं, वो पंखा बनाती हैं, वो अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, मसाला बनाती हैं, कई कार्य, वो स्वेटर बुनती हैं, कई हुनर हैं उनमें। और इस हुनर को यदि सही दिशा दिया जाए तो घर में रहकर जैसी भी उसकी आर्थिक स्थिति है, उसी आर्थिक स्थिति में वो अपने आप को स्वावलंबित कर सकती हैं। बस उसे एक दिशा देने की जरूरत है। आज सरकारी बैंक में भी सरकारी योजना के तहत कई प्रकार के लोन दिए जाते हैं, जिसकी भी जानकारी महिलाओं को नहीं है। अगर उन्हें जैसे बाल विकास परियोजना, महिला विकास योजना, इस तरह की कई योजनाएं चली, कुटीर उद्योग योजना, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर उन्हें इसकी जानकारी दी जाए तो वो अपने आपको मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, कृषि, अच्छी किसान भी बन सकती है। महिला खेती तो करती है पर उन्हें उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। वो पुरुषों के पीछे खेती करती है। उन्हें आगे आने का, उन्हें नेतृत्व देने का काम भी हम शिक्षिका, हम माताएं, हम पूरा समाज मिलकर कर सकते हैं। वो स्वावलंबित हो सकती हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक नहीं कि हम सामाजिक परंपराओं को एक बार में ही सब कुछ तोड़ दें। जो संसाधन, जो अवसर हमारे पास उपलब्ध है, उसी को अगर हम सुखद अवसर में बदल दें तो हमारी बेटियां स्वावलंबित हो जाएंगी। और जिस दिन बेटियां स्वावलंबित और शिक्षित हो जाएंगी, उस दिन वो समाज को, राष्ट्र को आगे ले जाने में कदम से कदम मिलाकर निस्संदेह आगे बढ़ेंगी। दुख की बात है कि आज जो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां पनप रही हैं, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। हमारी युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यताओं से प्रेरित हो रही है। वहां का रहन सहन, वहां का वेशभूषा, वहां का खान पान, वहां की जो संस्कृति है, उसको हम अपना रहे हैं और अपने आप को बहुत मॉडर्न समझ रहे हैं। नहीं, ये दुख की बात है। आज पूरा विश्व भारत की जो संस्कृति है, भारत का रहन सहन है, जो पहनावा है, जो खान पान है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जो कई रिसर्च हुए हैं, उसके माध्यम से कहा भी गया कि हम जो मसाला यूज करते हैं, जो हम दाल भात और सब्जी खाते हैं, वो पिज्जा और बर्गर से बहुत अच्छे हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, उसमें शालीनता झलकती है। स्वामी विवेकानंद का जो वेशभूषा था, वो अपने ज्ञान के आधार पे पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए। ऐसा हमारा भारत है। इस भारत को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, उसे सदैव हमें अपने साथ लेकर चलेंगे, तभी हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। परिवार विखंडन, आज बच्चे तेजी से पढ़ रहे हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं, बेटे भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं होने के कारण परिवार विखंडित हो रहा है। पहले संयुक्त परिवार था, उसका एकल परिवार हुआ, अब एकल परिवार की भी कल्पना टूट रही है। इस पर भी हम सबको सोचने की जरूरत है। पक्षी चाहे कितना भी उड़ ले, सुकून उसे अपने घोंसले में ही मिलता है। यही जीवन की सच्चाई है। ये हमें अपने बच्चों को बालकाल से ही समझाना होगा। एक और कुरीति है लिव इन रिलेशन। शादी की तो बात छोड़िए, टूटने की बात छोड़िए, अभी तो लोग शादी को भी इनकार करने के लिए तत्पर हो उठे हैं। ये कैसी हवा चली है हमारे देश में। लिव इन रिलेशन, जब बिना शादी के एक स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं, जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता, कोई सहयोग नहीं होता, वो दोनों अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं। पर यदि उसमें कोई बच्चा आ जाए तो उस बच्चे का क्या? वो मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं, क्योंकि समाज अभी भी ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करती है। तो हमें इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी समाज में जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से कई प्रकार की साजिशें भी हमारे समाज में पनप रही हैं, जिससे अवेयर होना, जिससे जागरूक होना भी जरूरी है। जैसे लव जिहाद, जब हमारी बेटियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी के कारण वो ले जाते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं और सारा उम्र उसका शोषण करते हैं। सोची समझी सुनियोजित ये एक तरह से साजिश है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ महिलाओं की सूची बनाई जाती है। फिर मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग दिया जाता है, हिंदू मंत्र का उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमारी बेटियां भ्रमित हो जाती हैं और इस जाल में फंस जाती हैं।
इससे भी अपनी बेटियों को बचाना है। बेटियां आगे बढ़ें, लेकिन कई तरह की जो समाज में भ्रांतियां हैं, कुरीतियां हैं, साजिशें हैं। महिला तस्करी भी एक समाज में समस्या पनप रही है। इन सब से अपनी बेटियों को कैसे हम सुरक्षित करें, कैसे बचाएं, ये सब हम सब का दायित्व बनता है। और ये इसकी बीज हम स्कूल में ही डाल सकते हैं। अपनी बेटियों को स्कूल से ही समझ दे सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। वास्तविक शिक्षा वही होती है। साक्षरता एक शिक्षा है और व्यवहारिकता दूसरी शिक्षा है। व्यवहारिकता और साक्षरता दोनों आवश्यक है। इन दोनों शिक्षाओं के माध्यम से ही हम अपनी बेटियों को उस लायक बना सकते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में जिसका सपना हमारे भारत ने देखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अभी बहुत सारे हमारे अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं जो इस बैठक को आगे ले जाएंगे। बस 2 पंक्ति मैं महिलाओं के सम्मान में कहना चाहूंगी। नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी। आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सभी बहनों का मनोबल ऊंचा हुआ। अब हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय क्षेत्रीय सचिव श्रीमान मुकेश नंदन जी। आपसे निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करें। नित्य वंदनीय मां शारदे, चराचर जगत में व्याप्त हो भारत माता, और आज के इस आभासी गोष्ठी में हमारे बीच उपस्थित विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के बालिका शिक्षा के अखिल भारतीय संयोजिका श्रीमती रेखा चूड़ासमा जी आज के इस बैठक की अध्यक्षता कर रही, डॉक्टर पूनम सिंह जी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र प्रमुख श्रीमती कीर्ति रश्मि जी, हमारे विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय ख्यालीराम जी, क्षेत्रीय मंत्री सम्माननीय राम अवतार नरसरिया जी, सह क्षेत्र के सह सचिव गोपेश कुमार घोष जी, हमारे प्रदेश सचिव प्रकाश जायसवाल जी, नकुल कुमार शर्मा जी, और तीनों प्रांत के बालिका शिक्षा प्रमुख, सभी पूर्णकालिक एवं प्रवासी कार्यकर्ता, और आज इस गोष्ठी में उपस्थित बालिका शिक्षा के प्रमुख के रूप में उपस्थित सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है, नमन है। बहुत दिनों के पश्चात इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन हुआ है और इसके लिए हम बालिका शिक्षा के प्रमुख को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इस विषय पर यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा अनेक केंद्रीय विषय निर्धारित किए गए हैं, उसमें एक बालिका शिक्षा भी है और वर्षों से बालिका शिक्षा पर विद्या भारती चिंतन करते हुए आ रही है। 2008 में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ था जयपुर में। इसमें प्रमुख रूप से यही चर्चा रही कि बालिकाओं को ऐसा क्या प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उसकी शिक्षा संपूर्णता की ओर बढ़े। विभिन्न स्थानों पर इस विषय को लेकर कार्य होता रहा, लेकिन इसमें कोई एकरूपता नहीं थी। प्रश्न यह उठा कि विशेष रूप से बालिका शिक्षा ही क्यों? देखने में आया कि परिवार टूटने की श्रृंखला निरंतर बढ़ती चली आ रही है। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ता ने भी बताया, परिवार से समाज, देश और राष्ट्र बनता है। अगर परिवार नामक इकाई सुदृढ़ नहीं तो हमारा राष्ट्र मजबूत होना संभव नहीं। नारी परिवार की मेरुदंड है जो अपने व्यक्तित्व से संतान, परिवार और समाज को प्रभावित करती है। मानव को सच्चे अर्थों में सुसंस्कृत बनाने का श्रेय नारी को ही जाता है, क्योंकि भारतीय जीवन का मूल इकाई परिवार का केंद्र बिंदु गृहिणी ही है। और
आज की बालिका कल की गृहिणी है। अगर इस व्यवस्था को सुदृढ़ता पूर्वक प्रदान हम करें तो आज की बालिका को संयमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने लायक बनाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो अपने देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए विद्या भारती ने विशेष रूप से बालिका शिक्षा को एक विषय के रूप में जोड़ा और अपनी विशिष्ट शिक्षा पद्धति के क्रियान्वयन के दृष्टि से इसको प्रमुखता से रखा है। आज हम देखते हैं कि पूरे देश भर में ये बालिका शिक्षा का अलग अलग व्यवस्था किया जा रहा है और उस कारण बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो रहा है। विद्या भारती के लक्ष्य में हमने बालकों के सर्वांगीण विकास की चर्चा की है। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास, ये पांचों प्रकार का विकास हमारे बहनों में भी हो, इसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। बालिका शिक्षा में विभिन्न विषयों का समायोजन भी किया गया है, जिसमें नारी की भूमिका, संस्कारमय वातावरण का निर्माण, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, हमारा परिवेश, रसोई घर, एक औषधालय, वर्तमान चुनौतियां, जिसके बारे में भी दीदी ने चर्चा भी की है, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं। सृष्टि का सृजन करने वाली माँ चाहे तो देव बना दे, चाहे तो दानव बना दे। इसीलिए बालिका शिक्षा का महत्व बहुत ही अधिक है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा है, पुरुष शस्त्र से काम लेता है लेकिन नारी अपने कौशल से काम लेती है। महादेवी वर्मा ने भी कहा है, भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की रक्षा भारतीय नारी ने सर्वदा अनोखे ढंग से की है और आगे भी वही रक्षिता बनेगी। अगर इस आयु में उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त न हो तो वह अच्छे बुरे की सीमा रेखा पहचानने बिना भ्रमित हो जाती है। समस्याओं का क्या है, वह तो अनंत है, उनसे टकराने की ऊर्जा प्रदान करनी है ताकि वह चुनौतियों को गले लगाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके और सबसे बड़ी बात, समर्पण भाव को कायम रख सके तथा उसकी पारिवारिक इकाई एक दूसरे के गुण दोष, सुख दुख, जय पराजय सब एक साथ झेल सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही विद्या भारती ने बालिका शिक्षा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है और बालिका शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इनकी विविध विषयों पर चिंतन मनन भी किया गया है। अब विषय आता है कि हमारे मन की स्वच्छता, जो आज के विषय बिंदु है। बहुत सारे विषय आने वाले हैं लेकिन मैं इसी पर अपना भाव केंद्रित करना चाहता हूँ। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रिय ग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। यह मस्तिष्क का एक प्रकार का कार्य है। मन और इसके कार्य करने के विविध पहलुओं का मनोवैज्ञानिक नामक ज्ञान की शाखा द्वारा अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किसी व्यक्ति के मन के सही ढंग से कार्य करने का विश्लेषण को कहते हैं। मनोविश्लेषण नामक शाखा मन के अंदर छुपी उन जटिलताओं का उद्घाटन करने की विधा है जो मनोरोग अथवा मानसिक स्वास्थ्य में व्यवधान का कारण बनते हैं। वही मनोरोग चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने की विधा है। स्वच्छता कोई कार्य नहीं है जिसे हम जबरदस्ती करा ले किसी से। यह हमारे स्वस्थ जीवन की एक अच्छी आदत और स्वस्थ तरीका है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है, चाहे वह व्यक्तिगत स्वच्छता हो, आसपास की स्वच्छता हो, पर्यावरण की स्वच्छता हो, पालतू पशु की स्वच्छता या कार्य जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर कार्य करते हैं, वैसे स्थानों की स्वच्छता। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है
अपने मन की स्वच्छता, और वो कैसे हम कर सकते हैं। हम सभी को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता बनाए रखने के बारे में अत्यधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। अपने यहाँ ऐसे अनेक सद्ग्रंथ हैं जिसका अध्ययन करके, जिसका पालन करके हम अपने मन को साफ स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। इसीलिए दैनिक जीवन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है और सभी प्रकार की स्वच्छता को अपने जीवन में, अपनी आदत में शामिल करना, यह तो बहुत ही सरल है। हम किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। हमें कभी भी स्वच्छता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे शारीरिक स्वच्छता हो, चाहे मानसिक स्वच्छता हो। इसमें समझौता नहीं करना चाहिए। वह उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए भोजन और पानी। इससे ही हम कल्पना कर सकते हैं कि यह यदि स्वच्छ होगा तो हमारा पारिवारिक जीवन भी बिल्कुल ठीक चलेगा। और इसका अभ्यास हमको बचपन से ही करने की आवश्यकता है। इसीलिए अपने बालिका शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिशु वर्ग से ही इस पर ध्यान दिया गया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से घर परिवार में रहना है, विद्यालय में रहना है। इस प्रकार की शिक्षा प्रारंभ हम करते हैं और बचपन से ही ये कार्य देने के फलस्वरूप इसके साथ साथ प्रत्येक बच्चे, बालिका के माता पिता द्वारा उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। इसलिए हम लोग मातृगोष्ठी का भी आयोजन करते हैं, अभिभावक गोष्ठी का भी आयोजन करते हैं। आखिर शिक्षा जो हम बहनों को दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम कैसे अपने परिवार को जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आलसी और उत्साह, कायर और वीर, दान और समृद्ध, दुर्गुनी और दुर्गुनी और सद्गुनी, अशिक्षित और विद्वान, तुच्छ और महान, ये सभी मनुष्यों के अंदर में दिखता है। उसका प्रधान कारण उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही है। परिस्थितियां भी एक सीमा तक इन विभिन्नताओं में सहायक होती है, पर उसका प्रभाव 5% ही होता है। मन जो है 95%, 90% सोया हुआ रहता है। उसको जगाने की आवश्यकता है। और कैसे जगा सकते हैं? तो अपने अध्यात्म में, अपने ऋषि मुनियों ने चिंतन मंथन करके योग के माध्यम से इसको जगाने की कल्पना की है। अपने स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का कथन होता है कि बालक का जो है भी जन्म लेता है तो वो सुषुप्ता अवस्था में रहता है, लेकिन 5 वर्ष तक की आयु में वो जितना सीख लेता है वो 75% सीख लेता है। तो उसका मानसिक स्थिति हम कैसे ठीक करें, इस पर भी हमको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो हम अपने सद्गुणों, सद्विचारों और सद प्रयत्नों द्वारा कोई भी मनुष्य को, हम कितनी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उसको हम ऊंचा उठा सकते हैं। पर जिनकी भूमि निम्न श्रेणी की है, जो दुर्बुद्धि, दुर्गुणों से है, उसको कैसे ठीक किया जाए? तो एकमात्र योग ही उसका उपाय है। तो योग के माध्यम से हम अपने मन को, शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए उसको खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए बालिकाओं के लिए यह मानसिक स्थिति ठीक करना बहुत ही आवश्यक है। यह स्मरण रखने योग्य बात है, यह गांठ लेने योग्य है कि मनुष्य के जीवन में एकमात्र विभूति उसका मन ही है। इस मन को यदि संभाला और साधा न जाएगा तो उसको हम सुसंस्कृत नहीं बना सकते हैं। सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने यहाँ जो आध्यात्मिक शिक्षा है, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, उसको हमें जोड़ना होगा और उसके माध्यम से हमको शिक्षा जगत में आगे बढ़ना होगा। अपनी बहनों को इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास करना होगा। मन को स्वच्छ बनाना हमारे चेतन जगत का सबसे बड़ा पुरुषार्थ
और जिसके कदम उस ओर बढ़े हैं उनके लिए लौकिक सफलताओं और समृद्धियों का द्वार प्रशस्त हुआ है। उन्हीं ने आत्मिक लक्ष्य प्राप्त किया है। मन पर चढ़े हुए मल का आवरण जब हम हटाते हैं तो अपनी आत्मा में ही परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। योग के माध्यम से हम अपने परमात्मा का दर्शन भी मानसिक रूप से कर सकते हैं। मन की मलिनता के रहते प्रत्येक दुख और अशुभ मनुष्य के आगे पीछे घूमता रहता है। देवत्व तो मानसिक स्वस्थता का ही दूसरा नाम है। जिसने अपना अंतःकरण स्वच्छ कर लिया उसने इसी देह में देवत्व का लाभ उठाया है और इस धरती पर स्वर्ग का आनंद लिया है। स्वच्छ मन जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। युग निर्माण के लिए हमें इस पर पूरी सावधानी से ध्यान देना होगा। एक छोटी सी घटना जो महाभारत काल की है उसको मैं अभी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कहते हैं व्यक्ति जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी प्रकार का उसका मन भी हो जाता है। जब महाभारत काल में अपने भीष्म पितामह वानों की सैया पर लेटे हुए थे और युद्ध समाप्त हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि चलो वहां से उनसे कुछ हम शिक्षा प्राप्त करें। तो भीष्म पितामह के पास पांचों पांडव गए, साथ में द्रौपदी भी गई। भीष्म पितामह वहां पर अपना प्रवचन देने लगे। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन द्रौपदी वहां पर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। तो ये विपरीत परिस्थिति जब भीष्म ने देखा तो द्रौपदी से पूछा कि तुमको यह बात जब मैं बता रहा हूं तो इस प्रकार से हंस क्यों रही हो? तो द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि आप याद कीजिए कि उस समय वो प्रवचन देने का कार्य कहाँ गया था जब मेरा चीरहरण हो रहा था। भीष्म पितामह दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा कि देखो उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, इसीलिए मेरा मन भी उसी प्रकार का था और आज वानों की सैया पर लेटा हुआ हूँ। मेरा जितना भी ऋण था दुर्योधन का वह खून से निकल गया है, वह खून के माध्यम से। अब मेरा मन यहाँ पर स्वच्छ है, इसीलिए मैं यह प्रवचन दे रहा हूँ। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, ये हम लोग कहावत में भी कहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन जीने की पहली कला ही स्वच्छता है। व्यक्ति तन मन स्वच्छ रखेगा तो सभी प्रकार से स्वस्थ होगा। शरीर की गंदगी साफ होने से दिमाग तेज होता है, बुरे विचार दूर होंगे, जीवन को आगे बढ़ने से प्रेरणा मिलेगी। स्वच्छता हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसे स्वच्छ रहें, इस पर हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि विद्या भारती के माध्यम से ऐसे लाखों की संख्या में हम बहनों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और उसी के दृष्टिकोण से इस गोष्ठी का आयोजन भी हुआ है। तो बहनों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, इसके लिए इस गोष्ठी के माध्यम से जो भी हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, हम इसे स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्रीय सचिव महोदय। आज की इस विषम परिस्थिति में आपके प्रेरक मार्गदर्शन से हमें एक नई दृष्टि मिली है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय ख्याली राम जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी को। आज की इस परिस्थिति में जहाँ चाहूँ और निराशा का वातावरण बना है, हम में से कईयों ने कई अपनों को खोया है, कहीं आर्थिक कहीं मानसिक कष्टों को हम सभी झेल रहे हैं। इसमें हमारे कार्य करने का उत्साह कम पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हम अपना आत्मविश्वास भी खो रहे हैं। ऐसे में एक अपेक्षा है कि हमारे कोई अभिभावक हमारे साथ जुड़े और अपनी वार्ता से
हमारा मार्गदर्शन करें, हमें प्रेरणा दें आगे बढ़ने को, इसलिए आमंत्रित हैं माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री। हरिओम। विषय पर्याप्त आ गया है और इस समय जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में भी हम कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं और वो संभावनाएं जो तलाश रहे हैं उनमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमारे शिक्षकों का, हमारे अभिभावकों का, हमारे पूर्व छात्रों का, इनके द्वारा कहीं न कहीं वर्तमान परिस्थिति में समाज के साथ जुड़ करके क्या कर सकते हैं। अपने अपने प्रांत के अनुसार जो व्रत निवेदन हुआ उसमें भी बहुत सारी बातें आई हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल रूप में जब वो कक्षा में हमारी चलना शुरू हो जाए और उस समय कुछ करने के काम है, लेकिन ऐसे समय पर भी अपने अपने विद्यालय के अंदर आचार्यों को सक्रिय करके और पूर्व छात्रों को सक्रिय करते हुए हम कोई योजना बना सकते हैं क्या? ये पूर्व जो छात्र छात्राएं हो गए हैं, कहीं स्वावलंबी पूर्व छात्र छात्राएं हो गए हैं, उनको कुछ काम देना। हम सब ने मिलकर के एक आचार्य दीदी ने एक छात्र या छात्रा को जो पूर्व हो गए उनको अगर सक्रिय कर लिया, उनको अपनी विद्या भारती की योजना अनुसार कहीं न कहीं काम में लगा लिया, तो ये बहुत बड़ा काम एक हो सकता है संगठन के लिए। इसीलिए ऐसे समय पर, क्योंकि हमारे पास समय पर्याप्त है, इस मोबाइल के द्वारा बातचीत उनको करनी है, अपने अपने विद्यालय की पूर्व छात्राओं की या छात्रों की बैठक हम आयोजित कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, अलग अलग सत्र के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा 50, 100, 200, 400 नहीं इकट्ठे होंगे, हम 50 बच्चों को, 25 को, जो कि छोटी संख्या में उनके साथ वार्ता करना और उनके सुझाव लेना, इसका बहुत लाभ रहता है। उनको लगना चाहिए मैं इस विद्यालय का पूर्व छात्र हूं या छात्रा हूं, मेरा कोई दायित्व है कि मैं विद्यालय के साथ जुड़ करके समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है तो मैं कर सकता हूं। अगर हमने ये प्रयास किया तो मुझे लगता है वर्तमान जो अध्ययनरत छात्र हैं, इन अध्ययनरत जो छात्र हैं हमारे विद्यालय के अंदर, उनका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन उनके साथ हम बिठा सकते हैं। कोई हमारा पूर्व छात्र IAS हो गया, कोई पूर्व छात्र छात्रा हमारा कहीं कोई प्रशासनिक पद पर है, हमने अपने 10वीं की कक्षा के बालक बालिकाओं को, 11वीं के 12वीं की छात्र छात्राओं को ऑनलाइन भी हमने अगर उनके साथ बिठा दिया तो फिर बहुत सारा मार्गदर्शन मिल सकता है, उनको भी कुछ गाइडलाइन मिल सकती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? कई बार क्या है, हम लोग जो है हमारे रोजाना उनके बीच में रहते हैं तो बहुत सारी बातें हमारी एक घिसी पिटी जैसी हो जाती हैं, तो उनको समझ में आता है ये तो हर बार रोजाना पढ़ाते ही हैं हमारे आचार्य जी। इससे कुछ परे हट करके समाज में कुछ अच्छे ऐसे लोग हैं जिनका मार्गदर्शन मिल जाए तो कई बालक बालिकाओं का भविष्य बन सकता है। तो ऐसे कौन कौन हो सकते हैं? पूर्व छात्र छात्राओं में से हो सकते हैं, अभिभावकों में से हो सकते हैं, समाज के अन्य कोई व्यक्ति जो अच्छे ऐसे विषय रखने वाले हैं, उनका भी हम मार्गदर्शन ले लेंगे, अपने भैया बहनों को एक दिशा देने के लिए प्रयास कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा है, बहुत सारी बातें आई हैं। अब अपने बीच में हमारी दीदी रेखा जी बहुत पूरा विषय उन्होंने सुना है, वही आज मुख्य रूप से तो मार्गदर्शन उनका ही होना है। तो मैं तो इस समय इतना ही बात कह करके अपनी बात पूर्ण करता हूँ। शेष संचालिका महोदय जैसा आगे का कार्यक्रम वैसी योजना तय करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के इस निराशाजनक वातावरण में भी एक आशा का किरण हमें दिखाई पड़ा। अब आगे हमारे बीच हैं बालिका शिक्षा की राष्ट्रीय संयोजिका हमारी स्नेहमयी दीदी सुश्री रेखा चुड़ासमा जी।
मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन को। एवं सभी पदाधिकारी, पूर्णकालीन प्रवासी एवं बहनें सबको नमस्कार करती हूँ। क्योंकि ये कोरोना का आप लोगों ने एक बैठक की योजना की और 2 घंटे की बैठक ऑनलाइन एक दूसरे को मिलना जुलना, बात करना, प्रत्यक्ष चेहरा देखना क्योंकि 1 वर्ष के बाद हम लोग लगभग मिल रहे हैं, तब अच्छा भी लगता है और सब सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य सबका कैसा है, परिवार में माहौल कैसा है, परिवार की स्थिति कैसी है, ये सब बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बैठक के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जानकारी मिलेगी। जब कीर्ति जी का फोन आया तब मैंने वही कहा कि कोरोना काल में स्वाभाविक रूप से हम लोग ज्यादा विषयों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पारिवारिक आत्मीय एक दूसरे के हालचाल लेंगे और एक दूसरे को पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मेरे से ही शुरुआत करती हूँ कि पूरे 1 वर्ष में कोरोना मुक्त रही और अच्छे से योगाभ्यास, स्वाध्याय, ताजा भोजन वगैरह किया। तो पहले तो मैं थोड़ा पूछताछ करना चाहूंगी कि जो यहाँ उपस्थित महिलाएं हैं वो लंबे कार्यकाल में 1 साल से हम लोग कोरोना से त्रस्त है, तब कोई परिवार में कोई प्रभावित हुए या परिवार में कोई दिक्कत आई या अंगत कोई जान हानि हुई तो जरा कृपया अपना माइक चालू करके बताएंगे। मुझे कोरोना हुआ था जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे बेटे ने काफी देखभाल, अच्छा, बहुत अच्छे से घर में ही मैं रही, क्योंकि मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने कहा घर में ही रहो, मैं जो दवाई बताता हूँ वो खाओ, और उसी से मैं ठीक हो गई। बेटे ने बहुत ज्यादा रोज मेरे बिछावन का चादर, तकिया, मेरे कपड़े सब कुछ वह रोज धोता था। जितनी बार मैं पानी पीती थी उतनी बार वह ग्लास साफ करके देता था। एक ग्लास बार बार पानी नहीं देता था, खाना बना के खिलाता था। तो समझिए उसने मुझे जीवन दान दिया, वह मेरे द्वारा मातृ ऋण से मुक्त हो गया। बहुत अच्छा। ज्यादा लोग बोल सके इसलिए छोटे में और माँ का संबंध क्या होता है उसका अनुभव लिया, और आपको अभिनंदन, आप कोरोना मुक्त हो गई। आगे कोई भी बोल सकते हैं, अपना माइक बंद कर देंगे फिर बाद में बोलने के बाद। आगे नहीं हो, वीडियो बंद नहीं होगा। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो कीर्ति जी बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। आपका चित्र दिख रहा है, बोलिए, माइक चालू करिए। हरिओम हरिओम। हेलो हेलो
कीर्ति जी जी आप विषय समझ में आया सबको? सभी दीदी जी से आग्रह है कि कोरोना काल में अगर आप किसी विपरीत परिस्थिति से गुजरी हैं तो कृपया अपने थोड़ा सा अनम्यूट कर लें और अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि कोरोना काल जैसे प्रारंभ हुआ, मेरा अभी तक पूरा प्रयास रहा कि मैं अपने परिवार को कैसे इससे बचा के रख सकूं। मैं 7 भाई बहन हूँ, 6 के घर में कोरोना जा चुका और 7वां मैं हूँ। मैं अकेली हूँ जो कि घर भी देखती हूँ, बाजार भी करती हूँ, घर का भोजन भी पकाती हूँ, ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ और अपनी बूढ़ी माँ को, मेरी बूढ़ी माँ लगभग 85 वर्ष की है, ईश्वर की कह सकते हैं कृपा से बचा कर रखने का प्रयास कर रही हूँ। आगे ईश्वर क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता है। मेरे विद्यालय से भी 2 हमारे आचार्य जी का निधन हो गया है। तो कौन से आचार्य जी? एक रंजीत आचार्य जी जो फिजिकल टीचर थे, मैथ भी पढ़ाते थे, उनका निधन हो चुका और उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, 7 से 8 वर्ष के बच्चे हैं उनके। और एक आचार्य जी मनोज झा जी थे, जिनकी 2 बेटी 1 बेटा है। बेटी अभी ग्रेजुएशन ही कर रही है और पत्नी गृहिणी है। आय का कोई स्रोत नहीं है दोनों ही परिवार को। तो ये दुखद घटना मेरे विद्यालय में घटी है और ये और भी परिवार में इधर उधर घटना कुछ घटी है, परिवार रिश्ते में भी। इन सबों को देखकर एक दहशत तो जरूर है। तो मुझे दहशत तो रहता है, ना जाने कब कोरोना आ जाए और मैं कैसे इसको संभालूंगी। मेरे पास बूढ़ी माँ है, तो इन सबको देखते हुए, लेकिन अभी इतने दिनों से है तो आगे भी ईश्वर बचा के ही रखेंगे, ये प्रयास है। तो आगे बहुत अच्छा, आप बचे रहे। चलो आगे कौन कौन बोल रहे हैं जरा? 10 मिनट है सिर्फ इसके लिए, पूछताछ के लिए। मैं मधुमिता शर्मा। हाँ, अपना परिचय भी दीजिए। अपना परिचय देने के, हाँ बोलिए। विद्या मंदिर लोहरदगा गुमला विभाग के सह प्रमुख जी। हम लोग 7 भाई बहन होते हैं। मेरे दूसरे वाले भैया का कोरोना से देहांत हो गया। अरे! और उनके बेटे का भी कोरोना हुआ, लेकिन सौभाग्य रहा कि अब वो नेगेटिव है। तो अब हम तो वहीं पे आए हुए थे इस काम में, लेकिन अब हम लोग सब सुरक्षित और स्वस्थ हैं। धन्यवाद। और बताइए। मैं सुनीता सिन्हा। जी बोलिए। और कहाँ से है? सुनीता सिन्हा, बालिका शिक्षा प्रमुख दक्षिण बिहार। कहाँ से? हाँ जी, मुंगेर से। मुंगेर से, बड़ा जी। तो कोरोना काल में मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहा और मैं पूरा अपने परिवार का ख्याल करती रही। मेरी 85 वर्ष की मेरी भी सासू माँ है, वह भी, उनको भी मैंने बहुत बचा के सुरक्षित रूप से रखी हूँ। किंतु दुख की बात यह है कि हमारा विद्यालय परिवार वह कोरोना काल से बहुत अधिक प्रभावित रहा। करीब हमारे 3-4 जो हमारे आचार्य जी हैं और दीदी जी हैं, वह कोरोना से प्रभावित रहे और बहुत मुश्किल से वे सही हुए। और एक हमारी दीदी जी, अंग्रेजी की दीदी जी थी, उनके पति का भी देहांत हो गया और बहुत दुखद घटना है। बहुत कम उम्र के वे थे और उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं जो अपने विद्यालय में ही पढ़ती हैं और कोई आसरा नहीं है उनका, और उनके पति देहांत। हम लोग को बहुत अधिक दुख हुआ और इस तरह से किसी तरह से हम लोग कोरोना, अब स्थिति अच्छी हुई है और हमारा विद्यालय परिवार अब सही चल रहा है। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। और विद्यालय से भी एक दीदी जी का निधन हो गया कोरोना के कारण। बालिका विद्यालय में थी? नहीं, सरस्वती विद्या मंदिर बाघमारा पूर्णिया।
मैं यहाँ हाँ। प्रधानाचार्य हूँ, शर्मिला कुमारी। तो एक कहाँ, दीदी क्या जी- नाम था, क्या नाम था? दीप्ति सिन्हा उनका नाम था। और बायोलॉजी कितनी की आयु थी? आचार्य, आयु कितनी थी? 55 वर्ष के आसपास उनकी आयु थी। निधन हो गया कोरोना से? जी, निधन हो गया। और 8 आचार्य हमारे कोरोना पॉजिटिव हुए थे, अरे लेकिन ईश्वर की कृपा से अब सभी लोग ठीक हैं, सब नेगेटिव हो चुके हैं। हम लोग काफी निराश हो गए थे। व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में भी काफी कठिनाइयां आई, सबको विदित है, स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित हुआ। लेकिन ऐसे समय में मुझे संगठन का काफी सहयोग प्राप्त हुआ। एक तरह से मैं इतनी निराश हो गई थी कि ऐसा लगता था कि मैं तो अब आगे कार्य कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन हमारे संगठन से हमारे प्रदेश सचिव महोदय, सह सचिव महोदय और भी हमारे कई अधिकारी बंधु, सब लोगों ने बहुत संबल प्रदान किया। हर 2-4 दिन पर हमारे प्रदेश सचिव महोदय का फोन आना और एक संबल देना, कार्य करने हेतु उत्साहित करना, यह हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। आज भी प्रातः काल फोन करके उन्होंने मेरा काफी प्रबोधन किया है आज की बैठक हेतु। और अब लगता है कि मैं बैठक से जुड़ पाई, नहीं तो लगता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। यह संगठन का जो सहयोग प्राप्त हुआ विद्यालय के लिए या व्यक्तिगत जीवन में, यह हमारे लिए काफी अविस्मरणीय रहेगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत। चलो, आपके दुख सुख में हम भी आपके साथ हैं। जी, मैं सुप्रिया कुमारी, टाउनशिप नगरी, कहाँ भवनाथपुर से? नगरी से। कहाँ से है? जी, मैं कहाँ से है? भवनाथपुर नगरी, भवनाथपुर नगरी। जी, बोलिए जी, बोलिए बोलिए। हमारे यहाँ भगवान की कृपा से सभी लोग स्वस्थ रहे। हमारे आचार्य जी और प्रधानाचार्य जी की पत्नी भी संक्रमित हुई, लेकिन स्वस्थ रही। और खास करके मेरे अपने सगे संबंधी में बहुत लोगों का मौत भी हुआ। खास करके मेरा अपना सगा भाई, छोटा भाई याज्ञवल्क शुक्ला संक्रमित हुआ, लेकिन अब वो स्वस्थ है और अपने से खुद भोजन बना करके रिम्स में सभी मरीजों को भोजन दे रहा है और अपने सहयोगियों के द्वारा रक्तदान कर रहा है, प्लाज्मा दान कर रहा है। और भारी भरकम जहाँ पे हमारे पीड़ित अभावग्रस्त हमारे स्वजन हैं, उन लोग के पास जा करके उनकी जितना हो सक रहा है सेवा कर रहा है। और हम लोग भी संक्रमित हुए बारे में, लेकिन परमात्मा की कृपा से स्वस्थ रहे। ठीक है। नमस्कार और दीदी। बताइए कोई। नमस्कार दीदी, मैं राखी बोल रही हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर दौलतपुर से। जी दीदी, जी। भगवान की कृपा। आप कैसी हैं दीदी? भगवान की कृपा से अच्छी रहिए दीदी, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। अभी कोरोना काल में मेरे परिवार में, खास करके मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, बच्चे, ये सब तो ठीक रहे, सुरक्षित रहे। उसका पूरा ख्याल मेरे हस्बैंड भी ज्यादा रखते थे। और हम लोग देशी खाना, काढ़ा और योगा प्राणायाम से अपने परिवार को तो सुरक्षित रखे। लेकिन मायके परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। और मेरा अपना भाई जो है वो कोरोना संक्रमित हुआ था, उसके बाद उसको ब्रेन हैमरेज भी हो गया। तो लेकिन सबों की कृपा से वो ठीक हो गया ब्रेन का ऑपरेशन के बाद। अभी थोड़ा अस्वस्थ है, बूढ़ी माँ भी है, तो इस बीच में मेरा दायित्व तो थोड़ा बढ़ जाता था। अपने मायके को भी जाके, लोकल में ही मायके है, तो जाके पूरे परिवार को देखना, फिर विद्यालय देखना, घर को देखना। लेकिन फिर भी आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सभी भगवान का आशीर्वाद रहा कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रही थी और आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूंगी दीदी। और बताइए। हाँ, नमस्कार दीदी, मैं सरोज कुमारी बोल रही हूँ, विद्या मंदिर पुरानी गंज मुंगेर। जी जी, बोलिए। दीदी नमस्ते। विद्यालय के बारे में तो कीर्ति जी बता ही दी हैं। हैं। वो बता दिया, मेरे जी जी हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत बता रही हूँ दीदी। मेरे मैके परिवार में मेरे 3 जीजाजी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन वो तीनों सुरक्षित हैं अब। और लेकिन मेरे ससुराल परिवार में 2-3 हादसा हो गया। मेरे एक चचेरे फादर इन लॉ थे और 2 चचेरे देवर, जो कि दोनों का उम्र बहुत ही कम था। एक का उम्र 40 साल और एक का उम्र 32 साल। वो दोनों कोरोना से गुजर गए, जो कि हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही
दुखदाई रहा दीदी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको हिम्मत देने का, उनके परिवार को हिम्मत देने का। और मेरी सास भी बहुत बूढ़ी हैं, लगभग 77 इयर्स की हैं। तो हम लोग पूरा केयर कर रहे हैं कि किसी तरह से वो संक्रमित ना हो, और ईश्वर से आशा करते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें। बस यही कहना है दीदी। और कोई विशेष कहना चाहते हैं? मैं किरण, नमस्ते जी बताइए। मैं किरण, सरस्वती शिशु मंदिर बिहार शरीफ से। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरे घर में मतलब मेरी छोटी बहन जो है कि शादी हो गई है, वो ससुराल में। उसकी सास खुद और मतलब कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, और उनके ससुर भी, तीनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। और मेरी छोटी बहन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो काफी परेशानी हुआ उसको। खैर भगवान की कृपा से घर में उनकी ननद थी जिन्होंने तीनों को संभाला। छोटे बच्चे को अलग से मतलब उसको दूध, बाहर का दूध देना पड़ा। काफी स्थिति मतलब अब ठीक है, वो ठीक हो गई हैं। और हमारे विद्यालय में भी 2 आचार्य जो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन घर में ही रहकर उन्होंने इलाज करवाया। अब वो पूरी तरह ठीक है। और एक और दुखद घटना हुई कि हमारे अभिभावक हैं एक विद्यालय के, वो गुजर गए। मतलब उनकी हालत काफी सीरियस हो गई थी और वो नहीं रहे अब। और बाकी सब परिवार में ठीक है। मैं सिमी कुमारी दीदी, सबको नमस्ते। जी हेलो जी बोलिए। मैं सिमी कुमारी राजडोरी बेसिया। हाँ, भगवान की दया से मेरा अपना परिवार तो सुरक्षित रहा, लेकिन विद्यालय परिवार में भी मेरे यहाँ भी 2-3 आचार्य संक्रमित हुए इस कोरोना काल में। और एक आचार्य को तो मैंने बहुत मुश्किल से उनके घर भेजा इस लॉकडाउन में। और लेकिन मेरा मायके का परिवार बहुत ही प्रभावित हुआ। मेरे भैया गुजर गए कोरोना से, मेरी भाभी अभी भी आईसीयू में है, और पूरा परिवार, एक चचेरे भाई गुजर गए, एक भतीजी के हस्बैंड जो 35-36 साल के थे वो गुजर गए। कुल मिला के पूरा दहशत रहा हमारे परिवार में। अभी भी हम लोग लगता है कि भय से कांप रहे कि आगे क्या होगा, लेकिन पता नहीं। एक भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। हमारी संवेदना आपके साथ है। और मनोस्वास्थ्य मजबूत रखिए। देखो ये भगवान ने एक महामारी भेजी है, तो जब महामारी भगवान भेजता है तो वो सब प्राकृतिक है, तो तब अपना मन को मजबूत करना पड़ता है और हमको तो जीना ही पड़ेगा। और फिर से हम ये संसार का जो चक्र है उसमें हमको अपने आप को लगाना ही पड़ेगा। बस तो थोड़ी पूछताछ इसलिए कि जैसे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे परिवार में, मेरे विद्यालय परिवार में, तो ये सब हम लोग कोरोना काल में बहुत जो समाचार हैं कि भाई बहुत अभी संक्रमण जो है, अभी उसकी तीव्रता तो कम हुई है, लेकिन अभी यूपी बिहार वगैरह ज्यादा प्रभावित हैं। बाकी कुछ प्रांत है उसमें थोड़ा संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी पीक पॉइंट पर बिहार है। तो उस दृष्टि से मैंने कहा कि थोड़ा हालचाल लिया जाए। हम लोग एक महिला है, एक पुरुष है, या कार्यकर्ता है, अधिकारी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें मैं आपके सामने वर्तमान परिस्थिति की दृष्टि से रखना चाहती हूँ जो सबके लिए उपयोगी होगा। सबसे पहली बात तो ये जो विषय है बालिका शिक्षा, जो वृत्त आया, बहुत लोगों ने बताया, मैंने पूरा धैर्य से सुना, तो लगा कि बालिका शिक्षा कोई एक प्रधानाचार्य का, अधिकारी का विषय नहीं है, ये पूरे समाज का विषय है। और कोई भी शिक्षा कोई महिला या पुरुष की नहीं होती, शिक्षा सबकी होती है। जब शिक्षा में परिवर्तन करना होता है तो पुरुष और महिला दोनों को साथ में मिलकर करना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक कार्यकर्ता के नाते अपने परिवार में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक विषय। और दूसरा विषय ऐसा रहेगा कि एक
मैं एक महिला कार्यकर्ता हूँ, एक पुरुष कार्यकर्ता हूँ, तो विद्यालय स्तर पर कॉमन बातें, सिर्फ बालिका के लिए नहीं, कुछ कॉमन बातें ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या क्या करा सकते हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ सुझाव संभव हो तो आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और संभव नहीं है तो ध्यान से सुनेंगे तो भी मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात तो अपने परिवार का आहार कैसा है, खान पान हम कैसा करते हैं। आप कहेंगे कि हम तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है कि कोरोना काल अभी 2-3 महीना जो रहने वाला है, आगे भी रहेगा ऐसा लोग कह रहे हैं, तब हम अपना भोजन कैसे अच्छा बनाएं। अच्छा माने पाक शास्त्र की दृष्टि से जैसे बनना चाहिए वैसा बना सकते हैं क्या। जैसे कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, सौंठ, फिर लौंग, दालचीनी, हल्दी, ये सारी बातें हैं जो, और अजवाइन, ये सारी चीजें हैं, उसका भरपूर उपयोग करें इस समय। और खास तो काली मिर्च, काली मिर्च में कोरोना को लड़ने की बड़ी ताकत रहती है। तो हम लोग एक या दूसरे बहाने, जैसे सब्जी बनाई तो थोड़ा पाउडर काली मिर्च का डाल दीजिए, इतना अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि काली मिर्च में कोरोना से लड़ने का एक उसमें औषधि रहती है। अजवाइन आप कहीं भी डाल सकते हैं जहां सूट हो। आप दाल छोक रहे हैं तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, 2 दालचीनी के दाने डाल दीजिए, तो वो औषधि युक्त दाल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है कोरोना को रोकने के लिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए। मुख्य बात है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, कोरोना में औषधि वही है। तो हम महिला हैं, अधिकतर महिला यहाँ बैठी हैं, पुरुष भी हैं, तो अपनी पत्नी को कह सकते हैं कि ये सारी चीजें नहीं है तो पहले मंगाए और उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग करें। हल्दी का उपयोग, जैसे सब्जी में हम थोड़ी हल्दी डालते हैं, थोड़ी ज्यादा डाल देना, तो हल्दी हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो मेरा एक सुझाव है कि सभी कार्यकर्ताओं को कि कोरोना काल में हम औषधि, जैसे कहते हैं ना दादी माँ का रसोई, या जो हम तो बार बार ये इस विषय के बहुत जानकार भी हैं, तो हम ये सारी वस्तुओं का, सौंठ का उपयोग हम चाय में कर सकते हैं। जहां जहां जो ये चीजें सेट हो वहां हम उसका उपयोग शुरू करें तो ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। दूसरी बात, हम ताजा भोजन करेंगे। कभी कभी हम सब्जी दोपहर की शाम को खा लेते हैं, 2-2 बार कौन बनाए, लेकिन सामान्य रूप से 3-4 घंटे में, ये गर्मी के दिन में भोजन बासी हो जाता है। हमको लगता है कि गर्म कर लेंगे, गर्म करने से वो बासी भोजन अच्छा नहीं हो जाता, उल्टा खराब हो जाता है। पाक शास्त्र का ये नियम है। तो इस दृष्टि से हम ताजा भोजन करें। तो मुझे लगता है कि जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, हम 1 बजे भोजन करते हैं लेकिन 8 बजे हम सब्जी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं और 1 बजे करते हैं, तो ये तो बासी हो गया। तो करने के पहले हम 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले बना सकते हैं क्या, ये ताजा भोजन की परिभाषा है। तो जब खाना है उसके पूर्व हम 1 घंटे के पहले भोजन बनाएंगे, तब ताजा रहता है। संभव हो तो भोजन करने के बाद, बनाने के बाद तुरंत हम करें, तब वो ताजा भोजन की परिभाषा है। ये एक विषय हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कर सकते हैं। मुकेश जी ने मन को लेकर बहुत सैद्धांतिक बातें बताई हैं। तो मनोस्वास्थ्य हमारा कैसा अच्छा रहे, कोई भी परिस्थिति हमारे मन को विचलित न करे, उस दृष्टि से हम सोच सकते हैं क्या। जैसे हमारे सगे संबंधी में कोई मृत्यु हुई तो मन को स्वीकार करने की वृत्ति जगाएं कि हाँ, कोरोना काल है, जो स्थिति बननी है उसको मुझे स्वीकार करना है। मेरे एकदम नजदीक के सगा संबंधी को भी कोई हानि हुई है, तो ये अवसर जो भगवान ने हमको, पता नहीं, ये परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए, अपने मन को मजबूत करने के लिए ये स्थितियां हमको दी हैं। तो मन का प्रशिक्षण हम करें, मन पर हमारी कोई भी चीज को प्रभावी ना होने दे। और मन तो ऐसा है कि मन को प्रभावित करने का एक स्वभाव रहता ही है स्वाभाविक रूप से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मन को हम कैसे मजबूत करें। मन को मजबूत करने के लिए प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें और 11 बार ओंकार करें, तो मन स्थिर रहेगा
और जो परिस्थिति यदि अभी समाज में बन रही है उसको कभी हम अपने मन से नहीं लेंगे। समाचार मत देखिए, एक बार देख लीजिए, लेकिन बार 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 वही समाचार हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। तो जो समाचार है एक बार तय कर लीजिए, एक बार देखेंगे शाम को या सुबह, जो आपको मन करे। लेकिन वही वही समाचार खोल के बैठना, वही वही बात सुनना, तब परिवार का वातावरण दूषित होता है। इसका मतलब परिवार का वातावरण भी सकारात्मक कैसे बने। कोरोना को लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो सकारात्मक बातें हैं उसकी चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिए। इस समय जो अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हैं उसको कोई महामारी भी उसको कोई नुकसान करता नहीं। सुरक्षित रहना वो सब तो आप जानते ही हैं। दूसरा एक बात मेरा अनुभव है कि हम हमारे परिवार में पुरुष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, अभी कहीं बाहर नहीं जाना है, तब परिस्थितियां और विपरीत हो गई हैं। तब हमारे मन को स्थिर करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे पोछा लगाया और आपने पोछा अच्छा लगाया है और बच्चा बिल्कुल पैदल चल के चला जा रहा है, आप एकदम नाराज हो गए, क्योंकि पोछा लगाने के बाद तो कोई चलता है तो स्वाभाविक है करने वाले को तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रित करना पड़ेगा। पुरुष वर्ग घर में है, जब घर में है, अभी तो 8 जून तक आपके बिहार में तो लॉकडाउन है, शायद 4 जून या 8 जून तक। तो परिवार के सारे सदस्य जब घर में हैं, तब हमारा परिवार समन्वयात्मक व्यवहार कैसे करे। ऐसा जरूरी नहीं कि पुरुष सब्जी नहीं काट सकता, ऐसे जरूरी नहीं कि पुरुष सफाई का काम नहीं कर सकता। तो हम जब परिवार में साथ में है तो काम का बंटवारा कर सकते हैं क्या? तो हम साथ में मिलकर काम करें, उसका एक आनंद और है। ये अवसर दिया है साथ में रहने का, तब हम काम का बंटवारा करें और अधिक से अधिक एक दूसरे से बात करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको आनंद आएगा कि अरे ये तो परिवार का सुख बहुत बड़ा सुख है। हम नौकरी करते हैं तब बिल्कुल समय नहीं मिलता, हम लोगों को बिल्कुल समय नहीं मिलता ये सब बात करने का, पुरानी पुरानी बातें। देखो हम छोटे थे तो हमारे जमाने में ऐसा होता था, मैं किशोर वय में थी, जब तेरे जैसी थी तो मैं ऐसा करती थी, हमारे जमाने में ऐसे रीति रिवाज थे, हमारे जमाने में टीवी नहीं था तो हम पड़ोस के बंगले में टीवी देखने जाते थे, माता पिता डरते माने डांटते थे। तो ये सारी बातें आप बच्चों से शेयर करिए और बच्चे अपनी मन की बात करें। बच्चा जब कोई बात करे तो सुने, ये मनोविज्ञान है। तब इतना अच्छा लगेगा, पूरा परिवार एकात्म हो जाएगा। हम भाषण करते हैं लेकिन है नहीं हमारा परिवार एकात्म, हम समय कहाँ दे पाते हैं परिवार के लिए। तो ये अवसर है कि हम परिवार में जब हैं तो एक दूसरे को जाने, किसको अच्छा क्या लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है, किसकी रुचि किसमें है, कौन में कौन सी कुशलता है। अरे मेरी दादी में तो कहानी बताने की कुशलता है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। अरे मेरे दादा तो जब छोटे थे तो इतने किलोमीटर चलते थे, हमको मालूम ही नहीं है। जब मेरी बुआ है, जब ससुराल नहीं गई थी तो मेरे परिवार में ऐसे ऐसे काम कर रही थी, तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो बुआ के बारे में, चाची के बारे में, चाचा के बारे में, दादा के बारे में, दादी के बारे में, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मैं तो कह रही हूँ पास पड़ोस के बारे में भी हम जानेंगे। तो एक बहुत बड़ा अवसर है एक दूसरे को जानने का, अपने मन की बातें शेयर करने का। कभी कभी हम मोबाइल में लगे रहते हैं, बिना अनावश्यक गुड मॉर्निंग इनको उनको भेजते हैं, उनको भेजते हैं, कोई मतलब नहीं है आज के जमाने में। इसलिए फालतू मैसेज छोड़कर ज्यादा से ज्यादा हमारी सकारात्मक वार्ता परिवार के साथ कैसी हो, उसका एक विचार मुझे लगता है करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अनुभव लीजिए, आप करते ही होंगे, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन आप और उसमें प्रयास पूर्वक करिए। जैसे हमारे परिवार का पुस्तकालय, चलो पुस्तकालय ठीक करते हैं साथ में मिलकर, दोपहर का समय है तो पुस्तकालय ठीक कर दिया, चलो आज तो पूरे घर की पूरी मूल में सफाई करेंगे, सारे लोग जुड़ जाएंगे। अभी कोई महिला घर का काम करेंगी, पुरुष सोफे पर बैठेगा, ऐसा समय नहीं है। सबको साथ में मिलकर ये पारिवारिक कार्य हैं, बाकी जो कार्य हैं उसमें जुड़ने का एक आनंद बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे महिला रोटी बेल रही है तो अपनी बालिका है रोटी सेक रही है और अनेक प्रकार की बातें होती हैं।
तो मेरा ऐसा ही सुझाव है कि पारिवारिक सामंजस्य, पारिवारिक समायोजन करके आप आनंद का लुत्फ उठाइए। और परिवार एक संस्कार केंद्र है, परिवार संस्कार का धाम है, आनंद का धाम है, परिवार स्वर्ग है, उसका एक अनुभव करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कुछ बातें अभी हमारे पास जो 10-15 मिनट है, तो उसमें ऑनलाइन आप बालिका को ऑनलाइन माध्यम से कैसे कुछ काम दे सकते हैं, कैसे हम ऑफलाइन भी कुछ काम दे सकते हैं, उसके बारे में कुछ बिंदु आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो आज के जमाने की दृष्टि से 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो भाई बालक बालिका है, मैं बालक बालिका दोनों को बता रही हूँ, कोई बालिका शिक्षा का विषय नहीं है, ये अभी कोरोना काल की वर्तमान स्थिति सबके लिए है। तो हम लोग कुछ जनरल नॉलेज बढ़े, माने सामान्य ज्ञान उसका बढ़े, उसके लिए कुछ हिंट दे सकते हैं क्या? क्योंकि कोई 5वीं में होगा, कोई 8वीं में होगा, जनरल बातें कुछ निकाल ले, जनरल नॉलेज, तो उसके कारण वो कुछ ना कुछ करता रहेगा और कुछ ना कुछ उसको काम मिल जाएगा। जनरल नॉलेज बढ़ाना, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में, ऐसे कोई संकुचित बात न करके, जैसे राष्ट्रीय अभी हमारी स्थिति क्या है तो जनरल बात हो गई, राजनीतिक स्थिति क्या है, विरोध पक्ष क्या कर रहा है, कैसे उनकी राजनीति कर रहे हैं वो, इसी प्रकार से अभी आर्थिक स्थिति पर बहुत समस्याएं हैं, तो हमारे देश के आर्थिक स्थिति में क्या क्या हो रहा है, इसी प्रकार से हमारे पारिवारिक स्थिति भी आज जो प्रभावित हो रही है, आज काम छूट गया है, मजदूरी छूट गई है, परिवार कैसे चलता होगा। तो कुल मिलाकर जनरल नॉलेज माने बच्चे को संवेदनशील बनाना इस स्थिति में, तो इस दृष्टि से हम सोच सकते हैं क्या। दूसरी बात, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट देना वर्तमान स्थिति को लेकर, जैसे कोरोना काल और स्वास्थ्य प्रोजेक्ट दीजिए, कोरोना काल और योग, कोरोना काल और भोजन, कोरोना काल और वर्तमान परिवार की स्थिति, कोरोना काल और पेशेंट माने दर्दी जो है उसकी क्या स्थिति है, कोरोना काल और हॉस्पिटल की स्थिति, माने जो आज सरकार की ओर से जो चल रहा है, अनेक प्रकार के विषय हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चा उसमें जुड़ेगा, बच्चा उसमें विचार करेगा, बच्चा उसमें सर्च करेगा, तो अपने आप एक काम एक्टिव माने सक्रिय रखने का एक बहुत बड़ा काम होगा। तो मुझे लगता है कोरोना को लेकर जो भी आपको ठीक लगे, आयु, उसकी परिस्थिति, उसकी जो समझ, आपको ध्यान में रखकर हम इस प्रकार के युगानुकूल प्रोजेक्ट देंगे। औषधि और कोरोना, आज रसोई और कोरोना ये भी दे सकते हैं। रसोई में ऐसी कौन सी चीज है जो कोरोना को बिल्कुल भगा सकती है, तो बच्चे सक्रिय रहेंगे, तो ऐसे हम प्रोजेक्ट बनाएं और उस प्रकार से दें। इसी प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट अपने बच्चे कर सकते हैं क्या, फोन पे एक एप्स है, अनेक प्रकार के एप्स है, उसमें हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन पेमेंट करने का भी एक विश्वास रखना पड़ेगा, माता पिता की सुरक्षा में ऑनलाइन पेमेंट, जैसे बिजली का बिल है, मोबाइल का बिल है, बाकी जो बिल है ऑनलाइन पेमेंट करने का सिखाएं। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत अनुभव का काम है। पहले माँ बाप करे या बड़े जो जिसको आता है वो करे, फिर बच्चे सीखे, फिर बच्चों पर ये प्रशिक्षण करें। विद्यालय की ओर से भी ऑनलाइन कैसे पेमेंट होता है उसका प्रशिक्षण हो सकता है। अगले जो कक्षा में आने वाला है बालक, जैसे 6ठी का बच्चा 7वीं में आने वाला है, तो आसपास कोई पास पड़ोस में बच्चे हैं तो उसकी पाठ्य पुस्तकें एकत्र करना और पढ़ना, तो अगली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ना ये बहुत बड़ा काम होगा। इसी प्रकार से परिवार वृक्ष बनाना, आप लोगों ने पहले किया ही होगा, लेकिन परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे कहते हैं 7 पीढ़ी एक कुल परंपरा है, तो कुल परंपरा के बारे में जानने का ही अवसर है। अगर नहीं है तो दादा को फोन करो, दादी को पूछो, अगर दादी दादा को मालूम नहीं है तो तीसरी चौथी जो भी बात है वो माँ बाप आपको सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार के कुल परंपरा आधारित, रीत रिवाज आधारित क्या क्या हमारे रीत रिवाज रहे उसके बारे में जानना, परिवार वृक्ष बनाना, पहले नीचे कौन सी पीढ़ी, जैसे कभी कभी राम का पूरी पीढ़ी का वर्णन आता है,
तो इसी प्रकार से जितना हो सके, जितना नहीं जानेंगे इतना खाली रहेगा, तो इस प्रकार से बच्चों को काम में दे सकते हैं। परिवार वृक्ष के लिए ये भी हम कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा काम जो करने लायक है वो, अगर माँ है बेटी है या पिता है बेटा है, तो दोनों अपनी अपनी किशोर वय में क्या करते थे, आज मैं क्या करता हूँ। बहुत मजेदार है बात। जैसे अपनी माँ किशोर अवस्था में थी, तो माँ तू जब किशोर अवस्था में थी तो उस जमाने के रीति रिवाज क्या थे, आप लोग क्या पहनते थे। मुझे मालूम है उस समय लड़कियां स्कर्ट पहनती थी। उस जमाने में जब मैं किशोर वय में थी तो स्कर्ट पहना जाता था, आज नहीं पहना जाता है। तो जब तू छोटी थी 12-15 साल की, तब आपके घर में क्या था, कैसे रीति रिवाज थे, माता पिता आप पर किस प्रकार का नियंत्रण करते थे। उस जमाने में टीवी का युग नहीं था, तो टीवी देखने कभी कभी बच्चे पड़ोस में जाते थे, और तब फिल्मों का बहुत आकर्षण था, तो उस समय हम कैसे पड़ोस में टीवी देखने जाते थे। ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें, पढ़ाई का स्वरूप क्या था, हमारे पढ़ाई में क्या क्या आता था, उस जमाने में जो पाठ वगैरह आते थे आज बदल गए हैं। फिर बेटी अपनी बात बताएगी कि आज हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे पाठ ऐसे है, पाठ्य पुस्तकों में ऐसा ऐसा आता है। तो इतनी मजेदार वार्ता होगी। ऐसे ही पिता और पुत्र, तो पिता जब छोटे थे 12-15 साल के, तब उस जमाने में क्या रीति रिवाज थे, शिक्षा का स्वरूप क्या था, पास पड़ोस के साथ किस प्रकार का व्यवहार था। इसी प्रकार से जब पिता किशोर अवस्था में, तो क्या क्या बदमाशियां भी करते थे। कभी कभी गलती से वो बीड़ी भी पी लेते थे, माने अनजाने में ही। क्या क्या माने जो जो कभी कभी क्या है कि किशोर वय में ये सब भटकाव तो आता ही है। तो ये मजेदार कुछ बातें पिता भी अपने बच्चों को बताएं, तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा वातावरण बनेगा। ये सब माता पिता को बताइए आप लोग अपने ऑनलाइन कुछ माध्यम के, ऑनलाइन माध्यम से। तो मुझे लगता है कि एक माँ बेटे का, पिता और बेटा, माँ और बेटी, या फिर माँ और बेटा और पिता और बेटी, ये जो अनेक प्रकार का एक खून का संबंध है और मजबूत होगा और बहुत आनंद पूर्ण वातावरण बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है और मेरा अनुभव भी है। इसी प्रकार से हम लोग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस समय में, कोरोना काल में, कबाड़ से जुगाड़, जैसे पुराने वस्त्र है, चलो कुछ करो। पुरानी एक साल में तो बहुत सारी चीजें पुरानी हो जाती है, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, सलवार कुर्ता पहनते हैं तो पुराना हो जाता है, तो पुरानी चादर हो जाती है एक साल में, जो रोज रोज हम बिछाते हैं। तो हम पुरानी चीजों से नई चीजें निर्माण करेंगे। वो घर में जो सामान रखा है उससे ही करना है। उदाहरण के रूप में सिलाई, सबके घर में सिलाई मशीन सबके घर में नहीं रहता, लेकिन सुई और धागा तो सबके घर में है, तो सुई धागा से करेंगे। कोई भी नई चीज बनाना, टाइम तो है ही है हमारे पास। तो कबाड़ से जुगाड़ का ज्यादा से ज्यादा क्रियाकलाप, ज्यादा से ज्यादा गतिविधि आप बच्चों को दीजिए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। एक प्रोजेक्ट दीजिए, मेरे घर की स्वच्छता, व्यवस्थितता और सुंदरता। मेरे घर की स्वच्छता होने के बाद व्यवस्थितता और सुंदरता, मेरा घर सुंदर कैसे बने, हम सब साथ में मिलकर करेंगे। पूरा काम दीजिए, मेरे घर की स्वच्छता, मेरे घर की व्यवस्थितता, जो चीज जहां होनी चाहिए वही होगी। इस प्रकार की व्यवस्थितता और सुंदर कैसे बने, स्वर्ग से भी सुंदर मेरा घर है, इस प्रकार का एक संतोष मिले, इस प्रकार का काम हम बच्चों को दे सकते हैं क्या? सोचिए। किचन गार्डन माने छोटे छोटे डब्बे डुब्बे हमारे घर में बेकार के रहते हैं, सामान ले आते हैं हम, जब तेल का डब्बा लाते हैं या कुछ सामान डिब्बे में आते हैं, कुछ ऐसे इस प्रकार के छोटे छोटे गमले भी घर में रहते हैं। तो तुलसी है, अजवाइन है, पुदीना है, कुछ चीजें जो तुरंत उग जाने वाली, हम उनको काम देंगे। घर में तुलसी के पौधे नहीं है तो भी एक और आप तुलसी का पौधा लगाओ। इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजों को उगाना, नहीं है तो हम छत पर कुछ गमले वगैरह, अभी गमले लेने कहाँ जाएंगे, अभी तो लॉकडाउन है। तो ऐसे डब्बे डुब्बे जो रहते हैं घर में बेकार, उसमें मिट्टी भरना। और किचन गार्डन माने जो फालतू चीजें, जो छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं और जो चीजें
उपयोगी जैविक खाद बन सकती है, वो गमले में डालना, उसी इस प्रकार का हम कर सकते हैं क्या। उसी प्रकार से हम बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि हम बार बार समाचार नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ न कुछ इनोवेशन, तेरी रुचि क्या है उसके आधार पर हम उसको डेवलप करेंगे। आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी वीडियो आती है कि बाप और बेटी दोनों मिलकर एक बाजा बजा रहे हैं, एक गा रहे हैं और दोनों अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चित्रकला में रुचि है, संगीत में रुचि है, खेलने में रुचि है तो छत पर जाओ और बढ़िया इंडोर गेम की योजना बनाओ। ऐसे जो जो रुचि है मुझे, वो मैं उसमें विकसित करूंगी अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा सीखूंगी। आप कहेंगे किससे सीखेंगे? देखो, जिसकी इच्छा है और जिज्ञासा है कहीं से भी सीख सकता है। फोन करके, अरे बुआ को अच्छा कोई सिलाई वगैरह आता है, बुआ को कोई अच्छी चीज, तो बुआ को फोन करो, पूछो कि बुआ ये कैसे बनता है। तो इसी प्रकार से हम नई नई चीजें कैसे सीखे, इस प्रकार का भाव भी हमारा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर हम चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। मैं विद्या भारती की कार्यकर्ता हूँ, हम विद्या भारती के कार्यकर्ता है, हम पुरुष कार्यकर्ता विद्या भारती संगठन में काम करते हैं, तो भी बहुत सारे काम ऐसा है जो हम अभी कर सकते हैं। जैसे स्वाध्याय, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, बालिका शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ना, समझना और सीखना, अपना ज्ञान बढ़ाना। दूसरी बात, आगे हम प्रवास में नहीं जा रहे हैं तो सबके हालचाल लेना, फोन करना, अगर उनकी कोई भी समस्या है उसमें सहयोगी होना। इसी प्रकार से मैं एक कार्यकर्ता के नाते सबके सुख दुख भले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैं उसकी संवेदना सुन तो सकती हूँ। तो सुनना भी बहुत बड़ा काम है, ये भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बैठक का स्वरूप अखिल माने क्षेत्रीय संगठन मंत्री, क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय मंत्री और सारे पूर्णकालीन और सारी महिला कार्यकर्ता जो क्षेत्र की हैं, सब जुड़े। लगभग 100 के आसपास सब कार्यकर्ता जुड़े और 2 घंटे तक आप लोगों ने बैठक में सहभागिता की। कुछ न कुछ बातें आपको प्रेरणा मिली होगी और सभी दृष्टि से कुछ न कुछ क्लिक भी हुआ होगा। मेरी शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहे, परिवार का स्वास्थ्य ठीक करे, ये अवसर है। महिला होने के नाते मैं रोज प्राणायाम करूंगी, अगर सुबह समय नहीं मिला तो शाम को 5 बजे 6 बजे भी कुछ न कुछ करूंगी। इस प्रकार का संकल्प ले। अपनी रसोई एकदम सिस्टमेटिक और वैज्ञानिक तरीके से बनाइए, घर एकदम सुंदर और साफ सुथरा और सुंदर व्यवस्थित रखिए और बहुत अच्छे से जीवन को आनंदमयी बनाइए, दुखमयी नहीं। वातावरण तो दुखमयी होने का है, लेकिन मैं अपने परिवार को आनंद में रखूंगी। मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से हमारा घर का वातावरण बनाऊंगी। उसका आधार तो आप लोग हो, या जो सुन रहे हैं वो है। तो एक परिवार हमारा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, कोरोना से कहीं ग्रसित न हो, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ फिर से मैं आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। एक छोटी सी मेरा मन था कि आप लोगों से मिलना, बातचीत करना, सबको देखना, वो इच्छा की पूर्ति की। और सभी अधिकारियों को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। फिर से कभी छोटे छोटे ग्रुप में मिलेंगे, और अभी तो हम भी कार्यालय में बैठे हैं, कभी आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जुड़ जाऊंगी। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। नमस्कार। नमस्ते दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके आत्मीय उद्बोधन से वास्तव में हम सबके मन की निराशा दूर हुई और आज की इस विषम परिस्थिति में भी एक नई दृष्टि मिली, कार्य करने का उत्साह जगा। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय क्षेत्रीय मंत्री श्रीमान राम अवतार नारसरिया जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु। माँ भारती को नमन करते हुए विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ, और साथ में हमारे देश की सीमा पर तैनात हमारे सैनिक और देश के भीतर जो कोरोना योद्धा हैं
जो 24x7 हमारी सेवा कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज की इस क्षेत्रीय बैठक का विषय वर्तमान परिस्थिति में बालिका शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। पुरुष और महिला दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और बिना बालिका के तो समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। बालिका, जो आज की बालिका है, वो कल की माता है, परसों की दादी नानी है और हर स्थिति में उसका अपना महत्व है। बालिका बेटी का स्नेह है, बहन का प्यार है, माँ की ममता है, पत्नी का समर्पण है। बालिका देवी है, वो लक्ष्मी का धन है, सरस्वती की विद्या है, देवी की शक्ति है और काली का संहार भी है। आज जिस विषय पर हम लोग हैं, माता सबसे पहली गुरु होती है और आज विशेष परिस्थिति में वह संपूर्ण गुरु है। बच्चा दिन भर माँ के पास है, माँ दिन भर शिक्षक की भूमिका में है और इस तरह से इस कोरोना काल में विशेष परिस्थिति में माँ की भूमिका और महत्ता दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ गए। आज के इस आयोजन में आज की अध्यक्षा डॉक्टर पूनम सिंह जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों के लिए किया और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान केवल कानून से नहीं हो सकता है, उनका समाधान संस्कारपूर्ण शिक्षा से ही हो सकता है और विद्या भारती उसी मार्ग में चल रही है। तो आज के इस बैठक में उपस्थित होने के लिए और आज का उद्बोधन करने के लिए मैं आज की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर पूनम सिंह जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे अखिल भारतीय सुश्री रेखा चूड़ासमा जी ने हमको बहुत अच्छे से बतलाया कि वे हमारा जो रसोई घर है वही हमारा औषधालय है और इस कोरोना काल में जीवन की कला कैसे होती है, जीवन कैसे जिया जा सकता है। कोरोना में निगेटिविटी चाहिए लेकिन पूरे जीवन में पॉजिटिविटी चाहिए। ये उन्होंने हम लोगों को कई उदाहरणों को देकर कई तरीके से बताया कि हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं और हमारे भैया बहन जो छोटे छोटे हैं, घरों में हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको भी हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो आज हम उनके इस महत्वपूर्ण और आत्मीय उद्बोधन के लिए उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हम आभारी हैं हमारे क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री ख्यालीराम जी के। हम आभारी हैं इस आज की आभासी बैठक में उपस्थित हमारे क्षेत्रीय सभी अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी और हमारे क्षेत्र के समस्त स्कूलों की महिला प्रधानाचार्य और जिस दायित्व में वो हैं उन सभी के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सभी को इतनी शक्ति दें कि हम कोरोना की इस विषम परिस्थिति में, जिससे हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें हम अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ स्वस्थ रख सकें, मुस्कुराते हुए हम रह सकें और दूसरों के मुस्कुराने की वजह भी बन सकें। इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। अब अपना यह कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। समापन के पूर्व शांति मंत्र हेतु आमंत्रित हैं बहन सुनीता जी मुंगेर। आप भारतीय शिक्षा समिति की बालिका शिक्षा की प्रांत संयोजिका है जी। शांति मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः
शांति शांति नमस्कार। नमस्कार। सभी को बहुत बहुत सभी को नमस्कार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार 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 सभी को नमस्कार। नमस्ते नमस्कार जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।